तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट में हम लोगों ने हेलिकल मोशन डिस्कस किया था, राइट? तो जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। हेलिकल मोशन हमारा कब होता है? जब वेलोसिटी मेरी मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे होती है, तो हेलिकल मोशन होता है। जो कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट रिमेंस अनचेंज, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो लार्मर रेडियस प्रोवाइड करता है कि एनवेलपिंग सिलेंडर क्रिएट होता है, राइट? फिर इसकी पिच कितनी होती है ये हमने कैलकुलेट किया था। पिच बेसिकली टाइम पीरियड इनटू एक्सियल वेलोसिटी, और फिर उसके अलावा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट की थी, राइट? और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने हेलिक्स के इनफैक्ट कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले थे, है ना? कल किया था ना, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले थे, ठीक है? अभी इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं। याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर सेम पॉइंट से दो पार्टिकल्स को मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है? सेम पॉइंट से दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया सच दैट उनकी एक्सियल वेलोसिटी बराबर है, तो फिर क्या होगा? उनके सिलेंडर्स जो होंगे वो मतलब सरफेस के लॉन्ग टच कर रहे होंगे, है ना? जैसे एक की एक्सियल वेलोसिटी दूसरे की एक्सियल वेलोसिटी बराबर है, लेकिन अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है तो सिलेंडर्स के लार्मर रेडियस तो अलग अलग होंगे। एक बड़ा सिलेंडर होगा, एक छोटा सिलेंडर होगा, लेकिन ये दोनों सिलेंडर्स जो होंगे टचिंग होंगे, है ना? और जो लाइन इनकी जो टच कर रही होगी, वो टचिंग लाइन क्या होगी? जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसी पॉइंट से एक लाइन में ड्रॉ करते हैं अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन। समझ में आ रही बात नहीं? जिस पॉइंट से मैंने लॉन्च किया है उसी लॉन्चिंग पॉइंट से मैंने एक्सिस की अलोंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो पार्टिकल है उस स्ट्रेट लाइन को बार बार कट करेगा। समझ में आ रही बात के लिए? जहां से भी मैंने लॉन्च किया तो सर्कल सर्कल ऐसे बनेगा ना प्रोजेक्शन में, सर्कल ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या? हेलिक्स एक्सिस से करके आगे जा रहा होगा। तो जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उससे मैं एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, तो उस स्ट्रेट लाइन को ये बार बार काट रहा होगा। कितनी कितनी दूरी पे काट रहा होगा? पिच के बराबर डिस्टेंसेस पे काट रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है मेरा? यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। बाय द वे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? तुमको पता है कोई भी चार्ज अगर Q है उसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया तो उसके ऊपर यानी वर्क डन Q इंटू V हो गया, राइट? और Q इंटू V जो होगा वो मेरा हाफ mv² के बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। बाय द वे, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स में टोटल एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे रिलेटिविस्टिक में। बाकी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा चेंज हुआ यानी जो भी वर्क डन हुआ Q इंटू V दैट इज इक्वल टू हाफ mv², सीधे सीधे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, राइट? अब अगर टू पार्टिकल्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुए, इसका मतलब क्या? उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, राइट? काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब स्पीड सेम होगी। इसका मतलब समझ में आई बात की नहीं? स्पीड भी सेम है, मास अगर सेम है तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, ठीक है? तो क्या लिखा है? स्लाइटली डाइवर्जेंट बीम ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोपगेट्स फ्रॉम अ पॉइंट A along the axis of a straight solenoid। बाय द वे, सोलेनॉइड क्या होती है? वो सोलेनॉइड भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सोलेनॉइड इस तरह से कॉइल होती है, यानी करंट कैरिंग कॉइल है। जैसे समझो ऐसे से करके तार को मैंने लपेट दिया, इसके अंदर अगर मैंने करंट पास कर दिया तो सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। समझ में आया? सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस जैसे दिखा रखी इस तरह से सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस होती है, यानी अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो सोलेनॉइड बोलने का बस अपने क्वेश्चन में क्या सिग्निफिकेंस है कि यूनिफॉर्म फील्ड में हमने सारे पार्टिकल्स को लॉन्च किया, और जो एक्सिस है सोलेनॉइड का इससे बहुत छोटे से एंगल पे हमने लॉन्च किया है, मतलब स्लाइटली डाइवर्जेंट बीम है। यानी कोई पार्टिकल एक्जैक्टली एक्सिस के अलोंग है तो कोई पार्टिकल हल्का सा ऐसे, कोई बट ये छोटे छोटे एंगल्स पे एक्सिस से। समझ गए? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? हाँ, तो slightly divergent beam of non-relativistic charged particles accelerated by a potential difference capital V propagates from point A along the axis of a straight solenoid. The beam is brought into focus at a distance L from the point A at two successive values of magnetic induction B1 and B2. Find the specific charge Q by M of the particles. तो अभी बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। अब फोकस पे आने का मतलब क्या है? पहली बात तो एक ये पार्टिकल है किसी एंगल पे लॉन्च किया, दूसरा पार्टिकल किसी और एंगल पे लॉन्च किया, ठीक है? अब एक्सियल वेलोसिटी की cos 0 जो होता है वो 1 नियरली हो जाता है। cos ऑफ अ स्मॉल एंगल इज नियरली 1। तो बेशक ये स्लाइटली डाइवर्जेंट पार्टिकल्स हैं, इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी अलग है, पर स्मॉल एंगल्स पे स्लाइटली डाइवर्जेंट है और एक्सिस से छोटे छोटे एंगल्स पे लॉन्च किया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? इन सबकी प्रैक्टिकली एक्सियल वेलोसिटी सबकी बराबर ही है, यानी अगर v स्पीड से लॉन्च किया तो v cos थीटा तो ऑलमोस्ट v के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना? v cos थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो एक्सियल वेलोसिटी सबकी बराबर है। लेकिन क्या है, जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? वो v sin थीटा हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है? स्मॉल थीटा है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, राइट? स्मॉल थीटा के लिए
लेकिन उसमें क्या है, उसमें इवन 1:2 का रेशियो हो सकता है। मान लो एक 1 डिग्री पे, दूसरा 2 डिग्री पे, तो टेंजेंशियल स्पीड जो होंगी वो 1:2 के रेशियो में हो जाएंगी, इज इट नॉट? जबकि एक्सियल स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट 1:1 के रेशियो में होंगी। बात समझ आ रही है? तो क्या होगा, जिसका 2 डिग्री पे उसका कुछ रेडियस होगा, और जिसका 1 डिग्री है उसका कुछ रेडियस होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो रेडियस तो इनके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इनकी एक्सियल स्पीड क्योंकि बराबर है तो इनकी पिच बराबर बराबर रहेगी। तो सोचो जिसकी ज्यादा है टेंजेंशियल स्पीड, तो वो तो बड़े सर्कल में ऐसे करके जा रहा होगा, और जिसकी छोटी है वो ऐसे जा रहा होगा, और ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे होंगे लॉन्चिंग पॉइंट पे, है ना? अगर प्रोजेक्शन में देखोगे तो सर्कल्स टच कर रहे होंगे, और एक्चुअल में अगर 3D में देखोगे तो ये पिच, क्योंकि इनकी एक्सियल स्पीड बराबर है, टाइम पीरियड और रेवोल्यूशन बराबर है, इसका मतलब इनकी पिच बराबर होगी। तो क्या होगा, बड़ा सिलेंडर जो घूम के यहाँ कहीं पहुंचेगा पार्टिकल, और उतने ही टाइम में ये छोटा पार्टिकल भी एग्जैक्टली यहीं पे पहुंचेगा। तो लॉन्चिंग पॉइंट से दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन क्या है, जब पिच एक कंप्लीट होगी तो फिर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? फिर उसके बाद फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर जब पिच सेम होगी तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। यानी लॉन्चिंग पॉइंट से एक्सिस के अलोंग अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन को दोनों ही पार्टिकल्स बार बार काट रहे होंगे, एंड दैट्स द ओनली कॉमन पॉइंट इन द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द टू, राइट? क्योंकि दोनों सिलेंडर्स टच जो कर रहे हैं, दोनों सिलेंडर्स तो इसी एक्सिस के लॉन्ग टच कर रहे हैं ना, तो लॉन्चिंग पॉइंट है उससे एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों सिलेंडर्स के सरफेस पे वो कॉमन लाइन होगी, इज इट नॉट? उसी लाइन को बार बार ये कट कर रहे हैं, और क्योंकि पिच दोनों की इक्वल है, इसलिए एक या तो एक पिच के बाद सारे इकट्ठे आ रहे होंगे, 2 पिच के बाद इकट्ठे आ रहे होंगे, 3 पिच के बाद इकट्ठे आ रहे होंगे। बात समझ आ रही है नहीं? अब सोचो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ये सारे पार्टिकल्स जो एल डिस्टेंस पे एक साथ दोबारा आ रहे हैं, और किस किस के लिए, 2 सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो होगा क्या, तो हो सकता है कि एल जो है या तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच ही होना चाहिए। अगर एल डिस्टेंस पे इकट्ठे आ रहे हैं पार्टिकल्स, उसका मतलब क्या, एल पक्का इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच होगा, तभी तो इकट्ठे आ रहे हैं। या तो एक पिच के बाद इकट्ठे दिखेंगे, या 2 पिच के बाद इकट्ठे दिखेंगे, या 3 पिच के बाद इकट्ठे दिखेंगे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पिच ही होगा ना। अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ाओगे तो पिच हमारी स्मॉलर आ जाएगी, क्यों, टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb होता है, राइट? ओमेगा qb/m होती है, और टाइम पीरियड 2πm/qb होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसकी पिच छोटी 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 और छोटी होती रहेगी, राइट? तो पहले ये पार्टिकल्स जो है जहां से स्टार्ट हुए, ये एल डिस्टेंस पे इकट्ठे मिल रहे थे किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, फिर उसके बाद B1 के बाद B2 पे फिर ये पार्टिकल्स एल डिस्टेंस पे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, पिच छोटी हो गई होगी। तो पहले मान लो nth मल्टीपल था पिच का, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते वो n प्लस फर्स्ट मल्टीपल जब बनेगा तब दोबारा एल पे इकट्ठे नजर आएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? सक्सेसिवली n के बाद n प्लस फर्स्ट मल्टीपल ही होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो L जो है एक केस में n टाइम्स द पिच है, और दूसरे केस में n प्लस 1 टाइम्स पिच है। अब इस आइडिया को यूज करके अभी इस क्वेश्चन को अभी खुद से पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर डिस्कस करते कर लो कंप्लीट इसको सब लोग। समझ में आया ना? फिजिक्स पार्ट क्लियर है ना इसका, हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, हाँ, तो इसको कंप्लीट कर लो फिर आगे बात करें। तो देखो क्या लिखा, वही चीज जो मैंने समझाई थी वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। क्या लिखा, फॉर पार्टिकल्स टू रिकन्वर्ज एट ए डिस्टेंस एल, द डिस्टेंस एल मस्ट बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द पिच, ठीक है? तो लैम्डा मेरा क्या होता है, 2πmv cos थीटा बाई क्यूबी। कैसे याद रखोगे, 2πm/qb तो हमारा टाइम पीरियड है, और v cos थीटा मेरा एक्सियल वेलोसिटी है। तो ये मेरा पिच आ गया। तो क्या लिखा, दस एज b इंक्रीजेस लैम्डा डिक्रीजेस। तो अगर मान लो B1 पे L जो है मेरा nth मल्टीपल है, तो B2 पे मेरा n प्लस फर्स्ट मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? एज्यूमिंग दैट B2 इज ग्रेटर देन B1। अच्छा, और cos थीटा मेरा क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1। क्यों, क्या लिखा हुआ है, because it is given that propagation is along the axis of solenoid with slight divergence। ये क्वेश्चन में मैं लिखा हुआ, राइट? तो इसका मतलब क्या, L क्या हो जाएगा, 2πmv/qb1 into n which is also equal to 2πmv/qb2 into n plus 1, ठीक है नहीं? तो अभी मेरे पास क्या आ गया, n ये आ गया और n plus 1 ये आ गया, ठीक है? तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे पास फिर ये आ जाएगा हमारे पास जो भी है। क्या पूछा था हम लोगों को, क्या निकालना था फाइनली, q/m की वैल्यू निकालनी थी, है ना? q/m पूछा था, हाँ, स्पेसिफिक चार्ज q/m। तो बस इसी इक्वेशंस को रीअरेंज करके अभी मेरे पास फाइनली q/m की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे ना समझ में, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, तो डिस्कशन तो नहीं है ना इसमें? हाँ, अगर इसमें मान लो अलग अलग स्पीड होती पार्टिकल्स की, जैसे मान लो चार्ज अलग हो जाता है या फिर अलग पोटेंशियल डिफरेंस से हमें एक्सेलरेट किया होता है इसको, तो उस केस में अगर पार्टिकल्स को मिलना है तो फिर भी उनकी एक्सियल स्पीड सेम होनी पड़ेगी। एक्सियल स्पीड सेम नहीं होगी तो फिर ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे, एक आगे चला जाएगा एक पीछे चेस करता रह जाएगा, कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर एक्सियल स्पीड सेम है तो पहले पार्टिकल की कुछ पिच होगी, दूसरे पार्टिकल की कुछ और पिच होगी। अब इनके पिच का जब एलसीएम आएगा तब फिर ये दोबारा मिल जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि एक्सियल डिस्टेंस तो सबका बराबर रहेगा, लेकिन एक्सियल डिस्टेंस पे वो
टचिंग लाइन के ऊपर कब होंगे? वो एलसीएम के ऊपर एक साथ आएंगे उस टचिंग लाइन पे, अदरवाइज बीच में हो सकता है कुछ चक्कर में ये कहीं और हो, वो कहीं और हो, साइमल्टेनियसली सेम लाइन पे नहीं होंगे। एलसीएम जब आएगा दोनों की पिचेस का तब सेम आएंगे, प्रोवाइडेड एक्सियल स्पीड सेम। समझ में आई बात की? अगर वो भी अलग है तो फिर कभी भी नहीं मिलेंगे पार्टिकल्स, एक बार स्टार्ट हो फिर क्या, ठीक है, कब के बिछड़े कभी इंफिनिटी तक नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ गए? इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? लॉरेंट्ज ऑब्वियसली फिजिसिस्ट का नाम है। तो लॉरेंट्ज फोर्स है क्या हम लोगों का, अगर साइमल्टेनियसली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो दोनों अपने अपने फोर्सेस लगाएंगे, राइट? तो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लिखा, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। इट इज सिंपली अ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो तुम्हारा Q ही होता है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q टाइम्स V क्रॉस B। तब इन दोनों में से Q को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या आ गया, लॉरेंट्ज फोर्स F इक्वल टू Q टाइम्स V प्लस सॉरी E प्लस V क्रॉस B। ये मेरा नेट लॉरेंट्ज फोर्स आ गया। सोलेनोइड के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला था, अभी दोबारा से बोल दे रहा हूँ सोलेनोइड के बारे में। यहाँ पे क्या है देखो, सोलेनोइड क्या होती है, कॉइल होती है। अगर बहुत लॉन्ग कॉइल है मेरी, इसमें कुछ चीज ऐड भी कर दे रहा हूँ ओवर एंड अबव व्हाट आई सेड अर्लियर। अगर बहुत लॉन्ग कॉइल होती है सोलेनोइड, बहुत लॉन्ग कॉइल होती है, तो इसके अंदर तो यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होता है और बाहर में प्रैक्टिकली जीरो फील्ड है। अगर तुम देखो तो बाहर में सिर्फ एक फील्ड लाइन नजर आ रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे बाद में जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो हम देखेंगे, जब जब वो डेराइव करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सोलेनोइड अगर है मेरे पास तो अंदर में तो कांस्टेंट फील्ड आएगा और बाहर में जीरो फील्ड ही आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन बाद में देखेंगे। अभी के लिए कहीं पे भी सोलेनोइड वर्ड आता है तो बस समझ लो कि यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन है, दैट्स ऑल, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्सेस एंड ऑल। तो सोलेनोइड के मतलब अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बस मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को लॉन्च करते हैं तो कैसा कैसा मोशन होता है। तो अभी तक हमने कैसा देखा था कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही था, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा रहे हैं। और क्या केस है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समझ गए, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब क्या होगा, तो सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ही रहेगा, इज इट नॉट? और तुमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा उसके प्लेन में जो भी फोर्स होगा वो हमेशा वेलोसिटी के प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर ही रहेगा, इज इट नॉट? इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर प्लेन में तो स्पीड मेरी कांस्टेंट ही रहने वाली है, खाली घुमाते रहेगा ना हमेशा फोर्स, अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या, वी परपेंडिकुलर को तो खाली ही घुमाते रहेगा, तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, वो ऐसे ही सर्कल में रहेगी प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि अभी एक्सिस के अलॉन्ग भी फील्ड लगा हुआ है, तो जो वी पैरेलल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएगा, इज इट नॉट? या बढ़ाते जाएगा घटाते जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि अगेंस्ट लगा हुआ है, माने वेलोसिटी के अगेंस्ट है या अलॉन्ग है। तो ये क्या हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो ये इंक्रीजिंग पिच का हेलिक्स बन जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना इस डायरेक्शन में, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो कांस्टेंट पिच का हेलिक्स बनता, लेकिन अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इंक्रीजिंग पिच का हेलिक्स बन जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? या फिर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होता और ये पॉजिटिव चार्ज होता, या ऊपर की तरफ होता और ये नेगेटिव चार्ज होता, बात एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है, ये डिक्रीजिंग पिच का हेलिक्स बन जाता है, इज इट नॉट? इनफैक्ट नॉट ओनली डिक्रीजिंग पिच का हेलिक्स, क्या होगा, ये इसकी एक्सियल स्पीड जो है धीमे धीमे कम होती जा रही है, कम होते होते कहीं पर जीरो भी हो जाएगी, इज इट नॉट? उसके बाद ये रिवर्स मारेगा हेलिक्स। समझ में आई बात क्या नहीं? तो दिस हेलिक्स कैन मतलब इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इट्स पिच एंड फाइनली समवेयर वेलोसिटी कम जीरो एंड देन फिर उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग पिच का हेलिक्स बनाना शुरू कर देगा। तो आई होप फिजिक्स पार्ट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इनको। एक्सियल स्पीड जो है वो एक्सेलरेटेड है और जो टेंजेंशियल स्पीड है, यानी जो लार्मर सर्कल जो है हमारा, लार्मर सिलेंडर है, उसके अंदर जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है, क्योंकि समझ गए ना, बी के परपेंडिकुलर प्लेन में खाली बी से गवर्न हो रहा है हमारा मोशन। वो तो वैसे ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लेना देना ही नहीं है ना, बी के परपेंडिकुलर प्लेन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लेना देना नहीं है। तो बस एज गुड एज एब्सेंट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बस सर्कुलर मोशन हो रहा है बी के परपेंडिकुलर प्लेन में, राइट? और एक्सिस के डायरेक्शन बी का कुछ लेना देना नहीं है, तो उस तरफ की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बस सुपर पोजिशन से समझ में आ रहा है ना कैसा मोशन हो रहा है। इट विल बी हेलिक्स विद अ वेरिएबल पिच, ओके। और जरूरी नहीं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेरिएबल होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। मतलब काइनेमैटिक्स की ही तो प्रॉब्लम है कंपोनेंट वाइज। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे अगर कांस्टेंट है तो, अदरवाइज क्या करोगे, इंटीग्रल एडीटी लगा दोगे टाइम वेरिंग अगर दे रखा है तो। समझ में आ रही बात? क्या ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, रिकॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू बी। The magnetic force is always in plane perpendicular to C, while electric force is Q times E, that is along the electric field. Thus,
In case of uniform magnetic field, the projection of trajectory in plane perpendicular to B is circular, with Larmor radius being given by simply mv perpendicular by qb. जैसे कांस्टेंट फील्ड के साथ में था, कांस्टेंट खाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ में था, तो लार्मर रेडियस वही का वही रहेगा इसका, ठीक है। Note that since electric field provides no acceleration in the plane perpendicular to B, thus v perpendicular remains constant in magnitude. v perpendicular का magnitude constant रहेगा, ठीक है। The motion along the axis is the helix of uniform is axis of the helix is uniformly accelerated. That is v parallel जो है वो v parallel plus half at square होगा हमारा, ठीक है। Where a is simply eq by m. This creates a trajectory in the shape of a helix of a variable pitch. In case the electric force is against the initial u parallel, then after some time particle will have v parallel against the initial u parallel, and a certain maximum and minimum coordinate will exist along the u parallel direction. समझ गए? यानी कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा कोऑर्डिनेट या कुछ मिनिमम कोऑर्डिनेट होगा, डिपेंड कर रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर, यानी मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी तक चलते जा रहा है मोनोटोनिकली, वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे पार्टिकल को ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट कर देते तो कुछ मैक्सिमम हाइट आती है, तो उस तरह से, है ना। u स्क्वायर बाय 2g, तो यहाँ पे g इफेक्टिव टाइप का सोच सकते हैं, तो कुछ मैक्सिमम वर्टिकल कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू हो कि ये घूमते घूमते वापस जो लॉन्च पॉइंट है उससे दोबारा से पास करे, इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो क्या करोगे, जब वो वापस लौट के आ रहा है अपने वर्टिकल कोऑर्डिनेट पे, उस टाइम पे इंटीजर नंबर ऑफ पिचेस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इंटीजर नंबर ऑफ पिचेस कंप्लीट हो गए वापस आने के टाइम पे, तो फिर क्या होगा, फिर जो लॉन्चिंग पॉइंट है उससे दोबारा पास करेगा। समझ में आ रही बात के लिए? क्योंकि क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल घूमते जा रहा है ऐसे करके लार्मर सर्कल में घूमे जा रहा है, तो सेम वर्टिकल लाइन पे कब होगा पार्टिकल, लॉन्चिंग जहां से लॉन्च हुआ उसी की वर्टिकल लाइन पे कब होगा पार्टिकल, जब इंटीजर नंबर ऑफ पिचेस कंप्लीट होगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अगर मान लो ग्रेविटी है तो 2u/g हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वापस कंप्लीट, नहीं तो एक्सेलरेशन है तो उसके हिसाब से देख सकते। तो जितने टाइम में उसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो रहा है उस उतने टाइम में अगर इंटीजर नंबर ऑफ सर्कल्स उसने कंप्लीट किए होंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर लॉन्चिंग पॉइंट से दोबारा पास करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आई बात के लिए? ठीक है, तो अभी इसी आइडिया को देख, अच्छा इसमें कुछ डिस्कशन है तो भी बोल दो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। एनी डिस्कशन इन दिस? इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एरोडोव का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद स्ट्रेंथ E एंड इंडक्शन B रिस्पेक्टिवली आर डायरेक्टेड अलोंग द y एक्सिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे कैसे y एक्सिस के अलोंग दिए, ठीक है। ओके, a particle with specific charge q by m leaves the origin O in the direction of the x axis। इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, फाइंड पार्ट ए कोऑर्डिनेट yn of the particle when it crosses y axis for the nth time। तो अभी क्या होगा इसका मोशन, सब लोग विजुलाइज कर पा रहे हो, वेलोसिटी इसकी इधर है, b उधर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे सर्कल लेते रहेगा, इधर बार बार y एक्सिस को टच करेगा। इनफैक्ट अगर टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में x एक्सिस ऐसे दिखेगा तुम्हारा, यानी x एक्सिस ऐसे दिखेगा और y एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड दिखेगा और z एक्सिस नीचे की तरफ दिखेगा, राइट। और इसको अगर ऐसे लॉन्च किया तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड को सर्कल करेगा, राइट। तो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर है और b वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द पेज है, तो v क्रॉस भी तुम्हारा नीचे की तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे ऐसे करके सर्कल दिखेगा, इसका लार्मर सर्कल। समझ में आ रही बात की? तो और बार बार ये y एक्सिस को ऐसे बढ़ते बढ़ते काट रहा होगा, इज इट नॉट? ठीक है, तो क्या पूछा है हमको कि ये nth टाइम जब y एक्सिस को काट रहा होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये तो एक पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, द एंगल अल्फा बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड द y एक्सिस एट दिस मोमेंट। तो अभी क्या होगा, तो एक चीज देखो, y डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और जो xz प्लेन में उसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो y एक्सिस से एंगल क्या होगा इसका, तो y एक्सिस के लॉन्ग स्पीड निकल जाएगी v = u + at करके, और जो xz प्लेन है उसमें तो सेम एज बिफोर है। तो अभी tan थीटा क्या हो जाएगा, तुम यहां से अगर y एक्सिस से थीटा एंगल लोगे तो तुमको पता है कि ये स्पीड मतलब tan थीटा अगर निकालोगे तो xz प्लेन की स्पीड डिवाइडेड बाय y एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है उसका रेशियो ही tan थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात के नहीं? क्योंकि xz प्लेन में तो स्पीड कांस्टेंट ही है ना। समझ में आ रही बात के नहीं? ऐसे से घूमे भले ही जा रहा है लेकिन xz प्लेन में स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना इसकी। तो y डायरेक्शन में स्पीड पता है मुझे v = u + at करके, और xz प्लेन में स्पीड पता है तो tan थीटा मिल जाएगा, तो y एक्सिस से कितना एंगल बन सकती है। समझ में आया? तो इसको जल्दी से कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। एवरीबॉडी कंप्लीट दिस क्विकली। देखो क्या लिखा मैंने, टाइम पीरियड तो मेरा 2πm/qb होएगा, है ना। तो क्या लिखा, पार्टिकल विल क्रॉस y एक्सिस अपॉन एवरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ कैपिटल T। ठीक है, हर इंटीजर मल्टीपल के बाद ये क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि मोशन कैसा होगा, सोच के देखो। अभी हमेशा इसको विजुलाइज करने के क्या करोगे,
एक्सिस को ऐसे घुमा लो कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी सीधे तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा हो, ठीक है, तो घुमा लोगे तो वाई एक्सिस ऐसे आ जाएगा हमारा। और फिर सेंस ऑफ रोटेशन, अब थंब रूल भी लगा सकते हैं, या तो वी क्रॉस बी से देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बनेगा, और नहीं तो थंब रूल भी लगा सकते हो। थंब रूल क्या था हमारा, राइट हैंड के थंब को हमें मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हमें पॉइंट करना पड़ेगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कमिंग आउट ऑफ द पेज है मेरा, इसको घुमा ले, वाई एक्सिस तुम्हारी तरफ हो गया, तो अब अंदर की तरफ अगर हाथ करोगे तो तुम्हारा जो मोशन दिखेगा, अभी जेड एक्सिस इधर दिख रहा होगा और पार्टिकल जो ऐसे ऐसे करके घूम रहा होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके घूम रहा होगा, तो वाई एक्सिस तो बार बार काट रहा होगा, राइट, ऐसे करके, ठीक है, वाई एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द पेज है, राइट। तो क्या लिखा, पार्टिकल विल क्रॉस वाई एक्सिस अपॉन एवरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड सिंस इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस इटसेल्फ। तो दस वाई कोऑर्डिनेट ऑन nth क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, वाई एन क्या हो जाएगा, हाफ ए, और nth क्रॉसिंग पे n टाइम्स टी का स्क्वायर, राइट। तो बस अब वैल्यू डाल दी टाइम पीरियड की उठा के, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे को एंगल निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का वाई एक्सिस से, तो क्या लिखा मैंने, तो v पैरेलल क्या हो जाएगा, v पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी, दैट विल बी u पैरेलल प्लस a पैरेलल टाइम्स t, राइट। अब u पैरेलल तो 0 ही था, छोड़ा ही था मैंने रेस्ट से, तो a पैरेलल क्या, eq by m और इनटू n टाइम्स बेसिकली टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। nth टाइम जब क्रॉस कर रहे थे, ये इतना टाइम पीरियड बीत गया, तो v पैरेलल मेरा इतना आ गया, ठीक है। तो अब tan अल्फा, अगर एंगल अल्फा y एक्सिस के साथ है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, v परपेंडिकुलर अपॉन v पैरेलल हो जाएगा। सोच के देखो, ये y एक्सिस है और मान लो वेलोसिटी वेक्टर जो है मेरा ऐसे करके ऐसे कुछ जा रहा है, तो ये मेरा इस तरफ v पैरेलल है और ये मेरा v परपेंडिकुलर, ये वाला v परपेंडिकुलर मेरा हॉरिजॉन्टली, इनका रिजल्टेंट ये, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा या tan अल्फा, दैट इज v परपेंडिकुलर अपॉन v पैरेलल, ठीक है। और v परपेंडिकुलर तो मेरा जो इनिशियल है वही रहेगा, इज इट नॉट, v परपेंडिकुलर तो चेंज होने वाला है नहीं। इनिशियली मेरा v परपेंडिकुलर क्या था, v नॉट था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही बस लॉन्च किया था v नॉट से, तो हमेशा यही v नॉट रहने वाला है, ठीक है। तो बस इनका रेशियो ले लिया, तो मेरे पास tan अल्फा आ गया, एंगल आ गया। तो बाय द वे इस एंगल को पिच एंगल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो पिच एंगल मेरा कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, राइट, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इनफैक्ट सभी बच्चों का डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, इतना भी ज्यादा नहीं, मतलब है, लेकिन थोड़ा सा खुद से सोचने में प्रॉब्लम आती है, वो तो पढ़ते हैं। इरोडोव का क्या क्वेश्चन है, तो इरोडोव 3.388 क्या है हमारा, a narrow beam of identical ions with specific charge q by m possessing different velocities enters a region of space where there are uniform parallel electric and magnetic field with strengths E and B। तो वापस यहाँ पे E और B y एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रखे हैं, और यहाँ पे मैंने v नॉट स्पीड से आयंस को लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन v नॉट मेरा वेरिएबल है, मतलब सेम स्पीड नहीं है, अलग अलग, v नॉट इज नॉट ए कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए, v नॉट इज अ वेरिएबल, क्या लिखा है, पोजेसिंग डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब v नॉट सेम नहीं है, सब पार्टिकल्स का v नॉट अलग अलग है, जस्ट बिकॉज जैसे नॉट ऐसा लगता है कांस्टेंट, बट इट्स नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अपना, सारे पार्टिकल्स अपना अपना वेरिएबल हेलिक्स बना रहे होंगे, इज इट नॉट, वेरिएबल पिच का हेलिक्स सब पार्टिकल्स ट्रेस कर रहे होंगे अपने अपने वेलोसिटी के हिसाब से, वेरिएबल पिच का हेलिक्स चल रहा होगा सबको, राइट। अब क्या बोला है कि द बीम डायरेक्शन कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस एट पॉइंट ओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस से अलॉन्ग लॉन्च किया था, अच्छा। उसके बाद क्या लिखा, अ प्लेन स्क्रीन ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू एक्स एक्सिस इज लोकेटेड डिस्टेंस l फ्रॉम पॉइंट ओ। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपना हेलिक्स लेते लेते हो सकता है कभी स्क्रीन से टकरा जाएंगे, देखो घूमना शुरू किया और कहीं पे स्क्रीन से जाके टकरा जाएंगे, तो जहां पे भी टकरा जा रहे हैं वहां पे एक ट्रेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ मतलब मान लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा है या कोई इस तरह का स्क्रीन रखा है जहाँ पे ल्यूमिनोसिटी क्रिएट होती है, किसी तरह से ट्रेस वहां पे, जहां पे भी टक्कर मार रहे हैं वहां पे एक ट्रेस क्रिएट हो रहा है, समझ गए, सब पार्टिकल्स का, ठीक है। तो क्या लिखा, अ प्लेन स्क्रीन ओरिएंटेड राइट एंगल्स टू एक्स एक्सिस लोकेटेड डिस्टेंस l फ्रॉम पॉइंट o, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेस दैट आयंस लीव ऑन द स्क्रीन। तो कोई आयन कहीं पे हिट कर रहा है, कोई आयन कहीं पे हिट कर रहा है, कोई आयन कहीं पे हिट कर रहा है, तो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे ना स्क्रीन के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स को तुम जब जोड़ोगे तो कुछ तो कर्व बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि वो जो कर्व बनेगा हमको उस कर्व की इक्वेशन चाहिए, समझ गए क्वेश्चन क्या है, आई वांट द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। मतलब जैसे ये जो है मेरा वाई जेड प्लेन के पैरेलल स्क्रीन रखा है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होगा वो कर्व की इक्वेशन होगी, राइट, ठीक है नहीं। तो हमें एक तो ये करना है कि उसकी इक्वेशन निकालनी है, और दूसरा क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि z मच मच लेस देन इक्वल टू l है, तो फिर ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, यानी छोटे z के ऊपर बात करें, तो वो ऑलमोस्ट पैराबोला जैसा दिख रहा होगा छोटे z के लिए, ठीक है। तो टेक सम टाइम, इसको एक बार देख लो, अगर खुद से करना है तो खुद से ट्राई करो, और नहीं तो ट्राई टू रीड द सोल्यूशन, कोशिश करो 2 मिनट तो कम से कम ट्राई करो, उसके बाद इफ यू वांट यू कैन रीड द सोल्यूशन,
एंड देन वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। तो ट्राई करो सब लोग इसको। हाँ, इसमें एक चीज मैं समझा देना चाह रहा हूँ, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, समझो इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं या पॉजिट्रॉन्स निकल रहे हैं, कुछ तो निकल रहा है। हर इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे हिट कर रहा होगा, क्योंकि स्पीड जो है अलग अलग है। जहां जहां पे स्क्रीन पे हिट कर रहा है वहां पे एक 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 पॉइंट मार्क कर दे जाओ और उन पॉइंट्स के थ्रू एक स्मूथ कर ड्रॉ कर दो, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना उसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। और क्योंकि वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो कुछ वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में कुछ रिलेशन होगा, तो वो हमें निकालना कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आपस में कैसे रिलेटेड है, ये जो ट्रेस बन रहा है फॉर डिफरेंट वेलोसिटीज। जनरली तुमने शायद पढ़ा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व, पढ़ा है कि नहीं पैरामेट्रिक इक्वेशन? तो उसमें क्या होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जो, सॉरी वाई और जेड कोऑर्डिनेट दोनों वेलोसिटी के फंक्शन कुछ होंगे। अब उसमें से वेलोसिटी एलिमिनेट हो जाएगी तो हमारे पास वैसे डायरेक्ट वाई जेड में रिलेशन आ जाएगा, और नहीं तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी। हमें वैसे यहाँ पे हमको पैरामेट्रिक नहीं चाहिए, हमें वाई और जेड में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी देखो करो ट्राई। अभी ध्यान से देखो सब लोग। अब इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी मैथ्स ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स तो सिंपल है, मैथ्स ही मैथ्स बोलने वाले हैं, ठीक है। तो देखते जाना, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में डाल दिया, उस इक्वेशन से उस इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली माय फोर्टे बट वही है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो क्या लिखा, स्क्रीन जो है मेरा वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। ओके, हाँ। तो क्या लिखा, सो टू फाइंड द ट्रैजेक्टरी वी नीड टू फाइंड द y एंड z कोऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू l। x की एक फिक्स वैल्यू के लिए मुझे y और z कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए पार्टिकल्स के, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए y और z कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ x की वैल्यू l है, ठीक है। तो अभी देखो पार्टिकल का मोशन क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैं पहले देख रहा हूँ, तो बाद में टाइम को हम रिलेट कर लेंगे बाकी कोऑर्डिनेट से। तो मैंने क्या किया, y एक्सिस को घुमा के अपनी आंखों के सामने लेके आ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, x एक्सिस इधर दिख रहा है, z एक्सिस नीचे दिखने लगेगा और y एक्सिस सीधे तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा होगा, राइट। और कुछ नहीं दिया है तो मैं पॉजिटिव पार्टिकल की तरह विजुअलाइज कर रहा हूँ इसको। तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हम करोगे और कर्ल ऑफ फिंगर्स में सर्कल का सेंस मिलेगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो टैंजेंट के अलोंग है, तो v नॉट तुम्हारा इधर था, तो ऐसा करके ऐसा हमारा सर्कल दिखेगा, ठीक है। जब y एक्सिस तुम्हारी आंखों के सामने आ गया तो इसका ऐसे करके ऐसे सर्कल में ये जाता हुआ हमको नजर आ रहा होगा, राइट। अब क्या होगा, ऐसे सर्कल में जा रहा है, कुछ r रेडियस होगा, r बाय द वे m v नॉट बाय क्यू बी होगा, इसका जो भी रेडियस है, राइट। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्यू बी बाय m होगा, है ना। तो इस तरह से ये लार्मर सर्कल इसका ऐसा नजर आएगा। अब इस लार्मर सर्कल के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका x तो मेरा l है और x जो है मेरा r साइन ओमेगा t भी है, राइट। मतलब ठीक है ना, समझ में आ रही बात की नहीं। यहाँ से देखो x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, ये r है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्शन है r साइन ओमेगा t हो जाएगी ना। तो x इक्वल टू एल भी है और x इक्वल टू r साइन ओमेगा t भी है, इसका मतलब क्या, r साइन ओमेगा t जो है l है, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू हमें पता है l के टर्म्स में, समझ गए कि नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम है जिसके ऊपर उसने हिट किया होगा, राइट। तो x इज l एंड x इक्वल टू r साइन ओमेगा t, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो z कोऑर्डिनेट नीचे देखो, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सर्कल से पूरा ओरिजिन तक डिस्टेंस r है, और ये जो डिस्टेंस है मेरा कितना है, ये r cos ओमेगा t है। तो यानी z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r माइनस r cos ओमेगा t, दैट इज r इनटू 1 माइनस cos ओमेगा t। तो z कोऑर्डिनेट की समझ में आ गया, ठीक है, ओके। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में देख सकते हो, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, राइट। तो y कोऑर्डिनेट तो मेरा हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो बाद में कहीं टाइम की जरूरत पड़ेगी तो आई कैन ऑलवेज पुट टाइम एज √2y/a अंडर, राइट। वो बाद में देखेंगे कहीं पे जरूरत पड़ने वाली है। और रेडियस क्या होगा, रेडियस तो इसका v नॉट बाय ओमेगा होगा, राइट, है ना। रेडियस तो v नॉट बाय ओमेगा ही होगा, फिर ओमेगा इज क्यू बी बाय m, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, नाउ सिंस x इज इक्वल टू l sin ओमेगा इट इज sin ओमेगा t is omega l by v naught. See, x is l, so l is r sin omega t. So sin omega t is l by r. L by r and r is v naught by omega. So that makes sin omega t is omega l by v naught. I hope this is settled. समझ में आएगा नहीं, ये सेटल्ड है ना सभी के लिए। तो sin ओमेगा t मेरा क्या हो गया, ओमेगा l by v naught। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स ऑफ ओमेगा l by v naught। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, राइट, ओके। अच्छा, अब z कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, तो z कोऑर्डिनेट अभी ध्यान से देखो, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, z इज r into 1 minus cos omega t. Now what I can do, 1 minus cos omega t I can always write as 2 sin square omega t by 2, right? तो क्या कर दिया, 1 minus cos omega t की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 sin square omega t by 2 and this radius comes as it is. अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को sin ओमेगा t जो है l के टर्म्स में मेरे को पता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये sin square omega t by 2 आया, इसको मैंने क्या लिखा, sin omega t by 2 into cos omega t by 2 into sin omega t by 2
डिवाइड बाय अनदर cos ओमेगा t by 2। बेसिकली cos ओमेगा t by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसी को, ठीक है, ताकि इसको मैं वापस sin ओमेगा t में लेके जा सकूं, ठीक है। तो क्या आ गया, उसको ये sin ओमेगा t हो गया और ये tan ओमेगा t by 2 हो गया, ये वाला जो लास्ट टर्म है ये tan ओमेगा t by 2 हो गया। तो ये क्या बन गया, z कोऑर्डिनेट इज v0 by ओमेगा sin ओमेगा t into tan of ओमेगा t by 2। अब वापस ये L के टर्म्स में आ जाएगा, तो v0 by ओमेगा into sin ओमेगा t, ये क्या है देखो, ये रेडियस sin ओमेगा t लिखा है ना, इज इट नॉट, v0 by ओमेगा क्या है, ये रेडियस है ना, into sin ओमेगा t, तो ये L ही लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, L tan ओमेगा t by 2 आ गया, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट मेरा टाइम के टर्म्स में आ गया और टाइम मेरा y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पता है मुझे, है ना, y और टाइम में रिलेशन पता है और z कोऑर्डिनेट मेरा टाइम के टर्म्स में यहाँ पे ये आया हुआ है। तो बस अब क्या करूंगा, तो क्या कर दूंगा, इसको ओमेगा को डाल दिया मैंने क्यूबी बाय एम और ये 2 एज इट इज आ गया, तो क्यूबी बाय 2m हो गया और टाइम क्या हो गया मेरे, यहाँ से देख सकते हो टाइम मेरा हो गया 2y बाय a का अंडर रूट। तो ये मेरा z और y में रिलेशन आ गया, लास्ट टर्म देखो और फर्स्ट टर्म देखो, तो मेरा z और l के अंदर ये रिलेशन आ गया, सेटल्ड है, सभी को समझ में आया यहाँ तक, z और l में मेरे सॉरी z और y में रिलेशन आ गया, यही हमारा पर्पस था, हमको यही निकालना था, z और y में रिलेशन। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें ये प्रूव करना है कि z अगर बहुत स्मॉल है, z अगर l से बहुत छोटा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये हमें प्रूव करना है। पैराबोला क्या होता है, y इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, समथिंग इनटू z स्क्वायर, या फिर कुछ क्वाड्रेटिक में मतलब कोएफिशिएंट, समझ गए। तो अब सोचो z अगर मेरा मच मच लेस देन l है, तो z बाय l बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये tan थीटा, इसको थीटा अगर बोलूं तो tan थीटा एक बहुत छोटा वैल्यू है, राइट। और अगर tan थीटा बहुत छोटी वैल्यू, इसका मतलब क्या, थीटा भी बहुत छोटी वैल्यू, तो tan थीटा को मैं थीटा से रिप्लेस कर पाऊंगा, राइट। सो इफ z इज मच मच लेस देन l, देन दिस tan थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा। तो क्या लिख सकता हूँ फिर, इसको मैंने सीधे tan को गायब कर दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, सीधे क्यूबी स्क्वायर वाई बाय 2me का अंडर रूट लिख दिया सीधे, ठीक है, समझ गए, tan को गायब कर दिया, ठीक है। तो बस फिर अब z इक्वल टू ये डायरेक्टली लिख दिया, तो l इंटू दिस आ गया, राइट। अब इसको रीअरेंज कर लो तो y क्या आ गया, y इज समथिंग इनटू z स्क्वायर और y इज समथिंग इनटू z स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो सेटल करना है तो 2 मिनट और पढ़ना है तो इसको पढ़ लो और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। टेक योर टाइम, एक बार अच्छे से पढ़ लो, वहीं पे फिर डिस्कशन है तो बोल सकते हो। बाय द वे यहाँ पे a मेरा एक्सेलरेशन है ना y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में तो फोर्स तो eq ही होगा y डायरेक्शन में, तो eq बाय m ही हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे eq बाय m लिखा हुआ है। तो 2 यहाँ पे टाइम जो आएगा मेरा 2y बाय a का अंडर रूट आएगा और a को मैंने eq बाय m ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये सभी को अभी, आई होप इट इज सेटल्ड फॉर एवरीबॉडी नाउ, ठीक है। तो यही है, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे दिखता है तो फिर उस टाइम पे मन नहीं करता है करने का, ठीक है। तो अभी कर रखा है तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी नर्वसनेस होगी एग्जाम में अगर आता है इस तरह के क्वेश्चन तो, बट समझ में आया ना, मेनली इसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। फिजिक्स बस इतनी सी है कि वेरिएबल पिच के हेलिसेस बन रहे हैं और उनका कुछ इंटरसेप्ट होने वाला स्क्रीन पे, दैट्स ऑल, इतनी सी फिजिक्स है इसमें, बाकी सब मैथ्स ही मैथ्स है। इसमें एलिमिनेशन है, इस इक्वेशन से उसमें डाल दिया, उससे उसमें डाल दिया, tan थीटा को थीटा रख दिया, ये सब, ठीक है। नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग। इसके बाद हम लोग अगले केस की बात करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो यूनिफॉर्म मोशन भी हमारा हो सकता है, कैसे हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमें पता है लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, E प्लस V क्रॉस B इंटू क्यू है, राइट। अगर मेरा लॉरेंट्ज फोर्स 0 हो जाए तो फिर क्या, फिर यूनिफॉर्म मोशन ही होगा क्योंकि नेट फोर्स ही 0 हो गया। मान लो ग्रेविटी वगैरह है नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत स्मॉल है अगर मान लो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हमारा लॉरेंट्ज फोर्स मेरा 0 हो गया, तो हमारा क्या है, पार्टिकल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या फिर ग्रेविटी नहीं है तो लिटरल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, समझ में आएगा अपनी। क्या लिखा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी 0, दैट मींस q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B 0 एंड देयरफॉर E मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। जब भी ये होल्ड कर जाएगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। Whenever this happens, the particle will move with a constant velocity in the electromagnetic field. मतलब constant velocity मतलब not only direction constant but magnitude will also be constant जब भी ऐसा होल्ड करेगा तो, right? ठीक है। क्या लिखा, in case of simultaneous presence of gravitational and electromagnetic fields, gravitational field can be suitably accommodated into effective electric field। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरह से मैं बोल रहा हूँ। लॉरेंट्ज फोर्स में ऑल्दो ग्रेविटी का कुछ टर्म नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी को इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पार्टिकल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स ही तो लगा रहा है ना, इक्यू के बराबर, तो ग्रेविटी भी एक कांस्टेंट फोर्स ही लगा रही है mg के बराबर। तो फर्क क्या पड़ता है, पार्टिकल को के मोशन को तो फोर्स से मतलब है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा हो, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा हो, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी m टाइम्स g जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, q टाइम्स e इफेक्टिव बोल सकता हूँ। समझ में आई बात की नहीं,
where E effective is some electric field which would have provided the same force as the gravity, right? तो इससे मेरे पास E effective की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg/q। तो ये काम हम करते क्यों, क्योंकि अक्सर हमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में याद रहते हैं, ग्रेविटी के टर्म्स में सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद नहीं रहते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी का जब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया तो जो भी हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ रहा है उसमें क्या आया था हमारा, mg/q आया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह mg/q सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल मतलब साइमल्टेनियसली, जैसे मान लो साइमल्टेनियसली ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान लो प्रोजेक्ट कर दे, तो वो हम मॉडल कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ग्रेविटी को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे जो चार्ज का साइन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्यू जब लिख रहे हो तो क्यू नेगेटिव है तो अलग डायरेक्शन में फोर्स होगा और क्यू पॉजिटिव है तो अलग डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। इसके हिसाब से इफेक्टिव ग्रेविटी भी प्रॉपर साइन के साथ मॉडल होगी हमारी। समझ में आ रही बात? ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साइन पे डिपेंड कर जाएगी, क्योंकि mg/q कर रहे हो ना, तो q पॉजिटिव है तो एक तरफ आएगा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड और q नेगेटिव होगा तो अलग तरफ आएगा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यही लिखा मैंने, इन केस ऑफ साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी सुटेबली accommodated into an effective electric field. This is done as follows: q times e plus v cross b plus mg, इसको मैंने क्या लिख लिया, q कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या लिख लिया, e plus mg/q plus v cross b लिख दिया। E plus mg/q को मैंने क्या कर दिया, E effective लिख दिया, ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा, E effective is E plus mg/q और F क्या आ गया, वही स्टैंडर्ड लॉरेंट्ज फोर्स वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नोट दैट हियर साइन ऑफ q इज इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अभी अभी समझाया कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आई बात सबको, ग्रेविटेशन फील्ड को कैसे हैंडल करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड का हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है हमारा, a particle of mass m and charge q is projected with speed u at an angle theta near the surface of earth। तो q चार्ज है इसका और u स्पीड से इसको लॉन्च कर दिया और इसका मास m, ठीक है, और अर्थ के सरफेस के पास इसको लॉन्च कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल पिच का हेलिक्स बनने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे लग रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी धीमे धीमे कम होती जाएगी, इज इट नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगा तो ऐसे ऐसे करके जाएगा हेलिक्स। तो हेलिक्स जो डिक्रीजिंग पिच का हेलिक्स बनेगा पहले, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर नीचे की तरफ ऐसे घूमते हुए आएगा, इज इट नॉट। समझ में आ रहा है फिजिकली क्या सिचुएशन है इसकी। और इनफैक्ट अगर इसको तुमको ज्योमेट्रिकली सोचना है तो ये ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे इसका मोशन कैसे है कि एक फ्लैट कागज पे पैराबोला ड्रॉ कर दो और वो पैराबोला ड्रॉ करके उस सिलेंडर को रोल कर दो, उस तरह का मोशन बनेगा, इज इट नॉट। समझ में आ रही बात की नहीं, फ्लैट सरफेस पे पैराबोला ड्रॉ कर दो, चार्ट पेपर पे पैराबोला ड्रॉ कर दो और उसको ऐसे रोल कर दो, तो बिल्कुल वैसे ही मोशन दिखेगा ना, जैसे वो वेरिएबल पिच का हेलिक्स ही बन जाएगा। अगर तुम स्पेस में विजुलाइज कर रहे हो कि पेंसिल के मार्क्स कहाँ चले गए सारे, तो वो वेरिएबल पिच का हेलिक्स बनेगा, तो मोशन विल लुक लाइक दैट, समझ गए। या फिर हम कहें कि इसको अगर खोल दूंगा इसके पाथ को, जो तो इसको फ्लैट पेपर पे लेके आऊंगा तो वापस नॉर्मल पैराबोला बन जाएगा। विजुलाइज हो रहा है किस तरह का मोशन होगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, पार्टिकल ऑफ मास m and charge is projected with speed u at an angle theta near surface of earth with a magnetic field pointing in the upward direction। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है। फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ b so that particle finally lands at the launching point। मतलब जहां से चला उसी पॉइंट पे मेरे को अगर लैंड कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या परमिसिबल वैल्यूज हो सकती है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो अभी इसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी से कर लो इसको। हाँ, तो सिंपल ही है। तो क्या लिखा मैंने, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अ हेलिक्स विद वेरिएबल पिच, ठीक है, ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सेंस ऑफ रोटेशन हमेशा वही रहेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो क्या होगा, अब क्या लिखा, फॉर पार्टिकल टू लैंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट द टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लार्मर टाइम पीरियड। क्योंकि टॉप व्यू में देखोगे तो सेम पॉइंट पे वो हर लार्मर टाइम पीरियड के बार बार बाद में आ रहा होगा, तो इतना ही टाइम में टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा तो लॉन्चिंग पॉइंट पे गिर पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा, 2 pi m/cube, ये तो मेरा लार्मर टाइम पीरियड होता है, इनटू n इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो इससे मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू आ गई, जिसके लिए जहां से छोड़ा वहीं पे ये वापस गिर पड़ेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मिनिमम भी पूछ सकते हो, तो मिनिमम के लिए n को 1 डाल दोगे, n को 1 डाल दोगे तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जिससे जहां से चालू है वहीं पे आ जाए, समझ गए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ सकते हैं। क्या मजा आएगा किसी बॉम्ब को ऐसे लॉन्च कर दो क्या अपने ऊपर ही गिर पड़े। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोगों का। Non-relativistic protons move rectilinearly in the region of space where there are uniformly mutually perpendicular electric and magnetic fields
with E is equal to 4 किलोवोल्ट पर मीटर and V is equal to 50 मिली टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इन दोनों फील्ड्स की साइमल्टेनियस प्रेजेंस में एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है। इससे क्या इन्फर कर सकते हो, अगर स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसिलिंग होंगे, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, फिर क्या लिखा है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन लाइज इन द एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन में प्रोटॉन्स जो मेरे चले जा रहे हैं, ठीक है, और एंड फॉर्म्स एन एंगल फाइव इक्वल टू 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना, ये जो फाइव दे रखा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड से एंगल नहीं दे रखा, ये इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड से एंगल 90 डिग्री -5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सिली मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो समझ गए किस तरह से जा रहे हैं पार्टिकल्स मेरे एक्स जेड प्लेन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ओके। तो बाय द वे प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किधर, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्जैक्टली नीचे की तरफ लगना चाहिए और उसी के बराबर होना चाहिए। तो वी क्रॉस भी देखो, वी क्रॉस भी दिख रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वी क्रॉस भी नीचे की तरफ डायरेक्शन तो सही है उसकी, लेकिन बी को सफिशिएंटली लार्ज होना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स को वो कैंसिल कर सके, वी क्रॉस बी जो है हमारा। समझ में आ रही है बात की, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड, हाँ, फाइंड द पिच ऑफ द हेलिकल ट्रैजेक्टरी अलोंग विद द प्रोटॉन्स विल मूव आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। तो अभी क्या किया, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से 90 - 5 एंगल पे लॉन्च पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो फिर कुछ तो उसकी पिच बनेगी, राइट, वो यानी हेलिकल पाथ बनेगा। वो हेलिकल पाथ बाय द वे होगा कैसा, वो हेलिकल पाथ जो होगा बी को मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से कहीं जैसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसे है ना, तो बस इस लाइन को बार बार टच करते हैं, ऐसे ऐसे करके हेलिक्स बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक से देखोगे, बट समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट थंब करके तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह से उसका लार्मर सर्कल बनेगा, और उस लार्मर सर्कल के अलोंग फिर वो आगे बढ़ता भी जाएगा, तो हेलिक्स बनेगा कुछ, तो उस हेलिक्स की पिच निकालनी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को, जल्दी से ट्राई करो इसको, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ही है, देखो क्या लिखा मैंने, अगर प्रोटॉन को यूनिफॉर्मली चलना है तो फिर लॉरेंट्ज फोर्स 0 होना चाहिए, तो ई प्लस वी क्रॉस बी 0, राइट। इसका मतलब क्या, ई का मैग्नीट्यूड और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए, डायरेक्शन तो दिख ही रही है, वी क्रॉस बी तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है और पी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वी क्रॉस बी जब करोगे तो ये 90 - 5 एंगल है, ठीक है, तो साइन ऑफ 90 - 5 cos 5 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा वीबी cos 5, ठीक है, अंदर वाला जो टर्म है, तो वीबी cos 5 दैट शुड बी इक्वल टू ई, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसके अलावा जो मेरी पिच, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो पिच क्या होगी मेरी, टाइम पीरियड होगा मेरा 2πm/qb और एक्सियल स्पीड जो हो जाएगी मेरी v sin phi हो जाएगी, ठीक है, तो ये मेरी पिच आ गई। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके दोनों में से phi को एलिमिनेट कर दो, तो tan phi आ जाएगा और v खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो बस, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 ये मेरे पास आ गया, पिच की वैल्यू आ गई सीधे, ठीक है। तो ये पिच मेरा आ गया, बस यही पूछा था, और वैल्यूज डाल दोगे तो ये पिच की वैल्यू फिर 6 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को, आया समझ में, पक्का क्लियर है। इसके बाद हम लोग आज के लिए जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हेलिक्स। तो हेलिक्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, देखो एक तो हमारा जो पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है, एक तो लार्मर रेडियस होता है, लार्मर रेडियस क्या होता है, इसके कंटेनिंग सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। हम उस रेडियस की बात नहीं कर रहे, हम किसी और रेडियस की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हेलिक्स के रेडियस की बात कर रहे हैं। हेलिक्स के रेडियस का क्या मतलब है, सोच के देखो, यहाँ पे अगर मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया, तो अगर छोटे से टुकड़े को तो ऑलमोस्ट प्लेनर ऐसा मान सकते हो, उसकी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो इस टुकड़े का क्या रेडियस होगा, समझ में आ रही बात की नहीं। और ये सेम लार्मर रेडियस के लिए तुम्हें पता है कि हेलिक्स का रेडियस ज्यादा या कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, सोचो बहुत ज्यादा खींच दिया मैंने हेलिक्स को, सेम रेडियस के सिलेंडर में बहुत ज्यादा खींच सकता हूँ नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये साइड में ऐसे करके ऐसे बहुत बड़े रेडियस में जा रहा होगा, समझ में आ रही बात की। तो ये जो स्प्रिंग जैसा बन रहा है, स्प्रिंग के एक छोटे से टुकड़े का जो रेडियस है वो मेरा हेलिक्स का रेडियस, समझ में आया डिफरेंस क्या है, ठीक है। हेलिक्स का रेडियस इज डिफरेंट फ्रॉम द लार्मर रेडियस, लार्मर रेडियस तो उसके सिलेंडर का रेडियस है, हेलिक्स को ज्यादा खींच दोगे तो हेलिक्स का रेडियस कर्वेचर बड़ा आएगा, छोटा होगा तो रेडियस कर्वेचर छोटा आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो अब ये कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो एक चीज, अगर पार्टिकल मेरा हेलिक्स में ऐसे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, है ना, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैंने लॉन्च कर दिया तो इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है इसका इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और मेरे को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमें पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज v² डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, यही होता है ना हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
where v is the speed of the particle and ac is the acceleration in the direction perpendicular to the speed, right? तो यही हम यूज करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मेरा यही है जो हमको सर्कल में दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो जो एक्सियल मोशन है उसमें तो कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जो सर्कल के अंदर मेरे को जो दिख रहा है, लार्मर सर्कल में जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वही मेरा नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, राइट? और स्पीड मेरी v है। तो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, thus the particle will have only centripetal acceleration। बात समझ में आ रही है? स्पीड कांस्टेंट है तो खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है पार्टिकल अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड है तो, राइट? ठीक है, तो क्या लिखा, and radius of curvature of the helix is simply then v square upon centripetal acceleration, where v is the speed of the particle, ac is the centripetal acceleration, right? तो AC क्या हो जाएगा, अभी AC अगर तुम लार्मर सर्कल में देखोगे तो V परपेंडिकुलर से चलता दिख रहा है लार्मर सर्कल में, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द बेसिकली लार्मर सिलेंडर जो उसका रेडियस है ना। समझ में आ रही बात नहीं? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यही हो जाएगा, V परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द लार्मर सर्कल, राइट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हेलिक्स का क्या हो जाएगा, तो उसको स्मॉल r से मैंने डिनोट किया, वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC, राइट? और ये क्या हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R ये वाला रेडियस है इनटू V अपॉन V परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं? V अपॉन V परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और V अपॉन V परपेंडिकुलर क्या होगा, हमें पता है कि V अपॉन V परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, राइट? समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि ये स्पीड, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो स्पीड है ये मेरी स्पीड जो है, मैंने क्या किया, हेलिक्स के एक टर्न को खोल दिया, समझ गए? ये हेलिक्स ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना, इसके एक टर्न को अगर खोल दोगे तो मेरे पास तार ऐसे करके ऐसे कुछ बनेगी, ये तार अगर उसके एक टर्न को खोल दोगे तो उसका जो बेस बनेगा खोलने के बाद, उसका बेस तो 2 पाई आर आ जाएगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसका, ये पिच के बराबर आगे एडवांस करके होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक टर्न को खोलेंगे हेलिक्स का तो कैसे दिखेगा, समझ में आ रही बात की नहीं? और जो स्पीड मेरी ऐसे से करके स्पाइरल के लॉन्ग जैसे जा रही, नॉट स्पाइरल, हेलिक्स के लॉन्ग ऐसे से जा रही, तो वो स्पीड मुझे खोलने के बाद पाथ को ऐसे चलती हुई दिखेगी, इज इट नो? तो ये मेरा v वेक्टर है, राइट? और ये मेरा क्या है, ये मेरा v एक्सियल है और ये मेरा v परपेंडिकुलर है, समझ गए? ये मेरा v परपेंडिकुलर होगा, राइट? जो सर्कल के अंदर जो दिख रहा है 2 पाई r वाला सर्कल के लॉन्ग, तो अभी यहां से दिख रहा है ना, cosec थीटा हो जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन v, सॉरी v अपॉन v परपेंडिकुलर cosec थीटा हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है v पैरेलल के प्रोपोर्शनल होगा, ये डिस्टेंस मेरा v परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल होगा, और ये हेलिक्स की लेंथ अगर निकालनी है तो समझ गए, वो भी निकाल सकते हैं चाहे, हेलिक्स के एक टर्न की लेंथ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, तो ये समझ में आ गया ना, v अपॉन v परपेंडिकुलर मेरे cosec थीटा है, तो क्या हो गया, तो लार्मर रेडियस इनटू cosec स्क्वायर थीटा इज द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, राइट? अब cosec स्क्वायर थीटा, तो वो cosec स्क्वायर थीटा हम चाहें तो ज्योमेट्री से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चाहें तो रेडियस और पिच के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा 2 पाई आर है और ये मेरा लैम्डा है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर है ना, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और बेस मेरा ये 2 पाई आर है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दिया मैंने, रादर बेस नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर, थीटा का ही परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये मेरा cosec थीटा आ गया, राइट? अब इसको cosec थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी, तो मेरे पास ये हेलिक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, समझ गए? तो यहाँ पे ये इतना फॉर्मूला तो याद करने में कन्वीनियंट नहीं है, बट आई होप ये वाला तुम नहीं भूल पाओगे, कैपिटल R इनटू cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज इजी टू रिमेंबर, राइट? यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, ये वाला एंगल है, समझ गए? एक टर्न को खोल दिया तो ये पिच और इसके ये वाला एंगल थीटा, समझ गए? तो कभी भी किसी हेलिक्स का, अब बाय द वे ये हमने निकाल तो दिया है मैग्नेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, बट ये देखो ये इन जनरल ट्रू है, इज इट नॉट? ये जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक्स की कॉन्टेक्स्ट यूज करने की, यहाँ पे मतलब इन जनरल कोई भी स्प्रिंग होगा अगर पाथ वो ले रहा है तो इससे फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है कि उस पाथ के लिए कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इन जनरल किसी भी स्प्रिंग का रेडियल कर्वेचर ऐसे निकाल सकते हैं, इज इट नॉट? जो भी स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके चल रहा है मेरा, तो स्प्रिंग का पिच देख लो और उसका रेडियस देख लो, उससे हम उसकी जो ये इसका रेडियल कर्वेचर निकालेंगे। स्क्रू गेज की थ्रेड का ही मान लो रेडियल कर्वेचर निकालना है, स्क्रू गेज की थ्रेड का रेडियल कर्वेचर इज नॉट सेम एज द जो स्क्रू गेज का जो सिलेंडर होगा बेसिकली, समझिए उसका, ये दो अलग अलग रेडियल कर्वेचर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, इनफैक्ट मैकेनिक्स के क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ जाती है इस तरह की, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे कोई स्प्रिंग है उसके अंदर बीड मैंने डाल के छोड़ दी, तो बीड जो घूम घूम के आ रही है स्प्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर इस तरह का आइडिया हो सकता है, तो मैं जरूरत पड़ जाए कहीं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, समझ में आएगा कि, ठीक है? फोर्सेस पूछ लेते हैं, टाइम्स पूछ लेते हैं सब, तो वहां पे कहीं पे तुमको इस तरह की जरूरत पड़ सकती है। तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। कुछ डिस्कशन है तो बोल दो, देन विल एंड द क्लास।
ओके सो ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल की क्लास में, और मैं थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाह रहा हूँ। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस के साथ में कैसे डील करना है। यानी ये हो सकता है ना, जैसे विस्कस मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड और विस्कस मीडियम, तो विस्कस मीडियम और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल में पता है एनर्जी लूज कर रहा होगा, तो उसमें कैसा पाथ होगा वो सब हम लोग देखेंगे। स्पाइरल टाइप का ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके अलावा फिर कल जो एक मेजर काम हम करने वाले हैं वो है कि ई और बी अगर परपेंडिकुलर होंगे और उसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दे, तो इन जनरल हमारा इस तरह का मोशन आता है जो कि साइक्लॉइडल मोशन है। तो कल जो है साइक्लॉइडल मोशन देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कई हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। साइक्लॉइड मतलब साइक्लॉइड भी अलग अलग तरह के बन सकते हैं। तुम्हें पता है कि देर इज इंफीरियर ट्रोपॉइड या सुपीरियर ट्रोपॉइड, ये सब चीजें बन सकती हैं। तो ये सारा काम हम लोग कल देखने वाले हैं और कुछ कुछ मस्त क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।